बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल नैब में मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी होना थी। आज के दिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर फैसला दिया, तो उसके बाद रेंजर्स तैनात करने का फैसला हुआ, 200 मीटर तक बैरियर्स लगाने का फैसला हुआ, कंटेनर्स लगाने का फैसला हुआ और पीडीएम रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात दिए गए कि कल हर सूरत में वहां पर पहुंचा जाएगा और लॉन्ग मार्च से पहले ये जो सादा मार्च है ये रियासत को हिला के रख देगा। फिर इसी असना में नैब की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया कि एनसीओसी की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए मफाद आमा के लिए हमने कल की पेशी को मुलतवी कर दिया है और तमाम जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको वापस ले ले। अब इस कड़ी में मरीम नवाज ये कहती हैं कि नैब के सामने अब मैं घुटने नहीं टेकूंगी, इतनी आसानी से नैब मुझे नहीं बुलाएगा। क्या ये इदारे को धमकी है, और अगर धमकी है तो इसको लेकर पीडीएम क्या सियासत अपनाएगी? राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, पेश मुलतवी हो चुकी वो तमाम तर इंतजामात जो रियासत की जानिब से किए जाने थे या पीडीएम की जानिब से किए जाने थे वो भी फिल वक्त मुलतवी दिखाई देते हैं, लेकिन आपने 2 दिन पहले ये मुलतवी होने के हवाले से ये खबर दी थी, वो पहले अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। हो सकता है ये इनकी तारीख जो है वो मुलतवी ही हो जाए, हो सकता है कानून नाफज करने वाले इदारे इसी हादसे के पेश नज़र कि ये सब कुछ हो सकता है 26 की पेशी कैंसिल हो जाए। राना साहब, वही खदशा था जो एलामी में भी मेंशन किया गया, जो गुज़श्ता पेशी पे पथराव हुआ है। अब उसी को लेके आने वाले दिनों में पीडीएम अपनी सियासत को किस तरीके से चलाएगी और नैब के हवाले से फिर पेशी के इम्कानात क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ये आखिरकार मुलतवी क्यों हुआ, कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स थी जो अदारों के पास पहुंची, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो अदारों के पास पहुंची कि इस 26 तारीख की पेशी में ये कुछ हो सकता है। देखिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या 5 लाख अफराद को लेके आ जाते, मैक्सिमम ये होता ना। और अगर वो पुरअमन रहते तो कोई मसला नहीं था, वो उनका राइट था, वो आते। पहले कौन सी उन्होंने कोरोना के SOPs की पाबंदी की है, पहले किस जगह पर उन्होंने कोरोना SOPs को माना है, पहले किस जगह उन्होंने कोई ऐसे अहकामात माने हैं जो कोरोना के हवाले से थे, तो अब भी ऐसा ही होना था। लेकिन इतलात ये थी, यासर मैं आपको बड़ी मुसद्दका इतलात दे रहा हूँ, इतलात ये थी कि इस पेशी के मौका पर कोई दहशत गर्दी का वाक़या भी हो सकता है, गैर मुल्की अनासर इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और दूसरी तरह ये थी कि बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुनों की कमेटियाँ, टीमें तश्कील दे दी गई हैं जिन्होंने हर सूरत में, ये मतलब हर सूरत में टकराव करना है। और ये टकराव सिर्फ नैब के दफ्तर के बाहर नहीं होना था, हर पुलिस स्टेशन के बाहर, हर चौक में, चौराहे पे, मेन GT रोड पे, मोटरवे पे, यानी कोशिश की जानी थी कि सारा दिन मैदान जंग बना रहे, रोड्स ब्लॉक रहें, अवामी इमारत को नुकसान पहुँचे, सरकारी इमारत को नुकसान पहुँचे, और एक ऐसा शो लगे कि जिससे ये पतासर मिले कि जनाब ये सब कुछ हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्लान था जिसकी रिपोर्ट्स, जिसकी ख़बरें अदारों के पास मौजूद थीं, जिसके बाद अदारों ने ये फ़ैसला किया कि ये इतलास रिपोर्ट जो है फिर नैब के पास भी गई। और आपने नैब की पूरी प्रेस रिलीज ज़रा देखे ना, उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने पहले जब इन्हें बुलाया गया, पेशी में बुलाया गया तो इन्होंने क्या किया, और उस गुज़श्ता पेशी में आपको पता है ना क्या हुआ था। आप तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आप तो ये सारा कुछ कह रहे थे, और उसके बाद भी ये नज़र आ रहा था कि ये कुछ हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, एक बड़े टकराव से बचने के लिए, उन अनासर की साजिश से बचने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी चाहते थे, उन लोगों की ख्वाहिश की तकमील नहीं हो सकी जो हर सूरत में चाहते थे कि जनाब कोई बड़ा हादसा हो जाए जिसके बाद हम हालात को किसी और तरफ लेकर जाएं। या सिर्फ ये एक वजह थी जिसकी वजह से हुई। तो राना साहब, ये पेशी फिर कब मुतवक्के हो सकती है? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये रमज़ान शरीफ में मुझे लग रहा है कि रमज़ान के महीने में दोबारा बुलाया जा सकता है, यानी और ये भी हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन है कि एक सवालनामा मजीद भेज दिया जाए और कहा जाए जनाब ये सवालनामा है, ये इन्वेस्टिगेशन है, जनाब इस पे आप हमें जवाब दे दें। राना साहब, ये भी मुतवक्के है कि इंटरिम बेल की मुद्दत खत्म होने के बाद पेशी हो? इंटरिम बेल की मुद्दत रमज़ान शरीफ, मैंने आपको कह दिया कि रमज़ान का महीने से पहले इंटरिम बेल की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। देखिए ना 12 तारीख है ना गालबन उनके पास, 14 तारीख, तो 14 को रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो उसके दरमियान में हो सकता है हालात हर रोज़ चेंज होने हैं। मैं आपको एक बता दूँ, 14 से पहले बहुत कुछ हो जाना है, अपोजिशन कितने हिस्सों में तकसीम हो जानी है, हुकूमत के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ जानी है, ये बहुत कुछ हो जाना। देखें यासर, ये
मुझे इतला थी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए बहुत हमने से opposition 23 अपनी मार्च निजी 22 महफिलों मार्च में को हमने ये कह दिया था, याद है आपको, कि ये हो सकता है। तो ये इम्कानात थे, क्योंकि इसलिए इम्कानात थे यासर, जो तैयारी थी इनकी, जिस तरीके से ये आप क्या समझते हैं, मरियम तारीख पेश भी जा रही थी, नैब को पेश होने जा रही थी? बिल्कुल नहीं जाना था। मैं आपको ये भी बता दूं, मरियम ने नैब दफ्तर के अंदर नहीं जाना था, बाहर यह समझमा लग जाना था कि आप सोच नहीं सकते, तो टकराव होना था। और फिर मैंने कहा था ना, एक प्लानिंग थी कि इनके अपने बंदों पे भी पत्थर आए, फिर जब आप इनके अपने बंदों पे अपने बंदे ही पत्थर फेंकेंगे तो फिर एक बहाना मिल जाएगा। और आपको पता है इसके लिए मैनेज किया गया था इंटरनेशनल मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया मैनेज किया गया था कि जनाब आपने इसको कवर करना है। 3 DSNGs ऐसी थी, ऐसे अदारों की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि उनको भी कहा गया था आपने जनाब इस तरीके से कवरेज करनी है और ये चीज़ें फला जगह फला इंटरनेशनल मीडिया को देनी है। ये बाकायदा तैयारी थी। और आप कल 26 मार्च को मफलूज करना था ना इन्होंने, तो शुक्र अल्लाह का ये तो हो गई बाकी। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ज़रूर है, ये कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए एक सवाल है कि आखिरकार कब तक अगली पेशी पर अगर फिर ऐसा हुआ और इसके बाद अगर हर PDM के लीडर ने यही रवैया रखा, हर मुजरम ने यही रवैया रखा, हर जुर्म करने वाले ने यही रवैया रखा, आज नैब कल अदालतों की तरफ इसी तरह गए, थानों में भी इसी तरह गए, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या कानून नाफज करने वाले इदारों की रीट कायम रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। तो राना कितनी साहब, दफा वो जो मुलतवी तैयारियां करेंगे? पूरी की गई, जो ग्रुप्स बुलाए गए हैं, उनका क्या बनेगा? देखें जी, मेरी इतला के मुताबिक आज के दिन लोग पहुंच चुके हैं। मुझे कहेंगे तो मैं निशानदेही भी कर दूंगा किसके गेस्ट हाउस पे, किसके फार्म हाउस पे, कौन से शादी हाल के अंदर कितने बिस्तर लगाए गए हैं, किसको कहाँ ठहराया गया है, मुझे पता है। अब वो वापस जाएंगे। कल इनका प्रोग्राम पहले ये बना था कि जनाब बेशक पेशी कैंसिल हो गई है, लेकिन हम इजहार यकजहती करने के इकट्ठे हों। मेरी इतला है कि बहुत से लोग कल मॉडल टाउन में इकट्ठे होंगे, बहुत से लोग कल मॉडल टाउन में इकट्ठे होंगे। पीपल्स पार्टी ने तो बिना हिस्सा लिए कैश करा लिया खुद को। मैंने आपसे कल कहा था पीपल्स पार्टी वाले बड़े समझदार हैं भाई, बड़े समझदार हैं। उन्होंने कहा अगर शो कामयाब हो गया तो हम कहेंगे हमारी वजह से, अगर नाकाम हुआ तो हम कहेंगे इनकी वजह से। हम तो अलामती तौर पे आए हैं, कामयाब हो गया तो हमने भरपूर हिस्सा लिया, नाकाम हो गया तो जनाब हम तो इजहार यकजहती के लिए आए हैं। अब मुझे बताएं, अब इनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? यासर साहब, सेकंड ऑप्शन बताएं मुझे। ख़त्म हो गया ना मामला, कल एक शो लगाना था, वो शो नहीं लगा, अब क्या करेंगे? अब अपनी जो पावर है वो कहाँ शो करेंगे, ये बताया जाए। अब ये कहाँ से लोग, अब उसके बाद आपको पता बड़ा थोड़ा टाइम रह गया। तो वो NA-75 वाला भी मामला जो है, NA-75 वाला मामला भी खत्म हो गया, ये मामले भी खत्म हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हम PDM का जल्द इजलास बुलाएंगे और नई तहरीक का ऐलान करेंगे, नए तरीके से कब एहतजाज करना। भाई आपने तो कहा था कि हमने ये लॉन्ग मार्च मुलतवी किया, उसके बाद जैसे ऐलान करेंगे और इस्तीफे देंगे। अब इस्तीफों की तो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफों की बात हुई, एक लफ्ज़ इस्तीफों पे निकला। हजूर बहुत से मामला पीपल्स पार्टी और इनमें कोई चीज़ें तय भी हो गई हैं, आपको ये भी बता दूं। बेशक इन्होंने आगे जाके एक दूसरे के साथ नहीं चलना, कुछ शराइत रखी गई थी, उन पे बात हो गई और मौलाना साहब उसमें बतौर ज़ामन। आज मरियम नवाज साहिबा से वो बिलावल भुट्टो वाला सवाल किया गया ना, वो सेलेक्टेड हुकूमत वाला, सेलेक्टेड ख़ानदान वाला, उन्होंने पहले कह दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उस पर बाद में रद्द-ए-अमल दिया है कि एक ही आज तक सेलेक्टेड है और वो इमरान खान। देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि ज़रा वो थोड़ा टाइम गुजरने दें, थोड़ा टाइम गुजरने दें, फिर आप देखिएगा ये दाल किस पे बढ़ती है, फिर ये सारा कुछ होता क्या है। मैं आपको बिल्कुल एक आज मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, ये जो आज बिलावल और आसफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता है ना, इस रब्ते में आगे जाके बताऊँगा तय क्या हुआ है और किसने किसके हिस्से में क्या मांगा है और कौन किस जगह पर खड़ा है। अब मोहतरमा के मुँह से बहुत कम निकलेगा इस्तीफ़ों का मामला, ये मैं आपको कह रहा हूँ। चलो राना साहब, एक आखिरी सवाल, ब्रेक पे जाना है। नैब पेशी से फ़ायदा कौन उठाना चाहता था, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या कोई और? देखिए जी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या कोई और नहीं, ये मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इसमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी, ना उसे फ़ायदा नज़र आता था, ना उससे फ़ायदा मिल रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इसके लिए कोई गैर मुल्की कुव्वतें भी बड़ी मुतहरक थी और उनका टारगेट था कि पाकिस्तान के इदारों को ऐसा तनकीद का निशाना बनाया जाए, ऐसा पथराव किया जाए। अगर रेंजर पर पथराव हो जाता, रेंजर की मौजूदगी में अगर नैब के दफ्तर पर हमला हो जाता और पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे के अफराद पर पथराव होता, तो इंटरनेशनल मीडिया पे फ़ायदा किसको होना था? पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई किसका फ़ायदा किसको होना था?
और पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के लिए कौन बतौर तर्जमानी काम कर रहा है, ये भी देखने वाली बात नहीं। एक बड़ा सवाल है, कल जो शो लगना था वो तो अब मुलतवी हो चुका है, तो उसके लिए जो तैयारियां थी वो भी धरी की धरी रह गई हैं। अब देखना यह है कि सियासत में आने वाले दिनों में ये कौन सा आते हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एनसीओसी और मफाद आमा के पेश नज़र नैब ने मरियम नवाज साहिबा की पेशी को मुअख्खर कर दिया है। तो अब आने वाले दिनों में पीडीएम की सियासत क्या होगी? NA 75 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसकी रोशनी में अब जो रीपोल को मुअख्खर किया गया है और जवाब मांगा गया नून लीग की जानिब से कि बताया जाए पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन क्यों करवाए जाएं 23 पोलिंग स्टेशंस को छोड़कर, तो उस पर सियासत अब क्या की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब के जो बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया गया है, इसमें पंजाब हुकूमत के लिए कितनी परेशानी है, पूरा सियासी मंजरनामा अपोजिशन के लिए और हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम बन सकेगा, कितना मुश्किल होगा और किसके लिए कितना आसान होगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ये तर्जियाकार और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर साहब, अब कल जो हंगामा आराई होना थी, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई, प्लान किया गया, जलसा होगा, सादा मार्च होगा, वो सब प्लान धरे का धरा रह गया। आप क्या समझते हैं कि पीडीएम के लिए आने वाले दिनों में स्लोगन क्या होगा? देखिए जी, पीडीएम से मुझे तो बड़ी उम्मीदें थी कि ये कोई अच्छी ऑपोजिशन करेंगे, लेकिन मरियम सफदर जहां जहां जाएंगी ना, ये उसका बेड़ा गर्क कराएंगी। इन्होंने अपने बाप की 35 साल सियासत का बेड़ा गर्क कराया, अपने चाचा, अपने कजन, सबकी सियासत का बेड़ा गर्क कराया। अब पीडीएम का भी इन्होंने बेड़ा गर्क करवाना है। और यानी ये जो है, कल मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों डिले किया है, इनको कोई नैब घबराने की जरूरत नहीं थी। और बुला के करें, अंदर करें इसको। वैसे ही इसको जिस बेल पे ये बाहर आई थी बीमारी की तीमारदारी करने के लिए, ना बीमारी है ना तीमारदारी है, सिर्फ इसकी अय्यारी है और ये सब कुछ है। और मैं तो इनके ऊपर इस तरह तो मैं क्या बात करूं। अभी मेरी कुछ मिनिस्टर्स वगैरह से बात हुई आज, मैं बल्कि इसी उसमें मैं जसारत कर लेता हूँ बात करने की। मैंने उनको कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कितनी अजीब सिचुएशंस हैं कि राना अजीम साहब आपके साथ बैठे हैं, PFUJ के हमारे रूहे रवां हैं, कि इनको कत्ल की धमकियां आ रही हैं। तो मेरी अभी असद उमर से भी बात हुई, मेरी बुखारी से भी, और 3-4 लोगों से मेरी बात हुई, और सबको मैं कहता कितनी तशवीशनाक चीजें हैं। इसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पे एक्ट करना चाहिए और जो यानी क्रिमिनल एलिमेंट है उनको पकड़ना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये मरियम नवाज के मतलब भी मेरा वही ख्याल है कि क्रिमिनल एलिमेंट है। मुबशर साहब, अब आप बात राना साहब पे ले ही गए हैं, जिसने सहाफत का अलम बुलंद किया हो, हक की बात कर रहा हो। तो हम तो शुरू दिन से ही जब सहाफत में कदम रखा तो उस दिन से यही है कि जिसके खिलाफ भी बोलेंगे तो आपके खिलाफ भी बोलने के लिए बहुत से लोग आएंगे, लेकिन हम अगर हकाइक पे मबनी खबरें दे रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है। राना साहब की इस मुल्क की सहाफत के लिए और सहाफी बरादरी के लिए बहुत गिरा कदर खिदमात हैं। और क्रिमिनल है ना जिसने धमकी दी, वो क्रिमिनल है ऑब्वियसली, तो उसका जो है एहतसाब होना चाहिए। इसी तरह मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो, ये क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स के साथ क्यों अपना सियासत खतरे में, जमहूरियत खतरे में, और ये आकबत और ये और वो अंदेशी, मैं नहीं से बिलीव करता। State has to come down very hard on any kind of criminal जिसकी वजह से सिटीजन्स को तकलीफ हो। देखो बात साहब, बहुत मेहरबानी, क्योंकि हमने आपसे सीखा, आपने बड़े दबंग अंदाज में हमेशा बात की, तो मैंने तो कम से कम आपसे बड़ा कुछ सीखा है और आपसे ही आगाज़ किया था। तो ये तो चलता रहेगा, जैसे आपने भी समझाया, हम भी समझाते हैं। हमारे इदारे के जो ऑनर्स हैं, मुझे आज उन्होंने भी बड़ा इसमें हौसला दिया। उन्होंने कहा भाई घबराते नहीं, आप डट जाओ, और हम डट गए हैं। इंशाल्लाह आपसे सीखा भी है, और जब अदारा आपके साथ खड़ा हो, सहाफ़ी साथ खड़े हो, तो डट जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम डट गए हैं जी, और क्रिमिनल हो चाहे कोई भी हो, हम आपके साथ हैं। आप कॉल पे हम अवेलेबल है। आप मुझे पता है, मरियम का धरना आप भूल जाएंगे और इसका पार्टी आप जब हम लोग आएंगे तो आप आजमा के देख लें इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। मुबशर साहब, आप क्या देख रहे हैं आगे? आज मरियम ने आजम ज़ीर तारड़ को अनाउंस कर दिया कि ये पीडीएम में फैसला हुआ है, यही हमारे उम्मीदवार हैं, यही अब अपोजिशन लीडर होंगे। पीपल्स पार्टी आपको नजर आ रहा है इस पर राजी हो जाएगी? और अगर पीपल्स पार्टी राजी होगी तो किसी शर्त पे होगी या पीडीएम की मजबूरी? नहीं जी, पीपल्स पार्टी इस पे राजी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के ज्यादा वोट्स हैं और जमात इस्लामी ने भी अनाउंस कर दिया है कि जो मेजॉरिटी वोट होगा अपोजिशन का
हम उसके साथ देंगे। तो इसका मतलब है कि वो भी पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है वो ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। ये आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, एज अ कैंडिडेट बहुत सुपीरियर कैंडिडेट है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मियां साहब को ये पीडीएम की दीगर जमातों से डिस्कस कर लेना चाहिए था, पहले उनको एतमाद में ले लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने हमेशा बातचीत की है ना, अपनी मर्जी। तो अपने कैंडिडेट को भी उन्होंने वो खराब किया या कर रही है व्हाटएवर। अब मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने में कामयाब हो जाएगी। एक चांस था मरियम के पास कि ये उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था, चांस नहीं मैं कह सकता, प्रोग्राम बनाया था कि हम एक पावर शो करेंगे। पावर शो तो ख़त्म हो गया, कल की तारीख ख़त्म हो गई। नैब की पेशी अब दोबारा किस वक्त होगी वो सामने आ जाएगा। अब आज उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक नई तहरीक चलाना शुरू करेंगे, अब एक तहरीक को आगे लेके चलेंगे। आज वो मुबश्शिर साहब इस्तीफ़ों के मामले पर उन्होंने कोई बात नहीं की। क्या मरियम अब इस्तीफ़ों से पीछे हट जाएगी? इस्तीफा देगा ही कोई नहीं। अभी तक किसने दिया है? खुद मियां शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया, बाहर आके हमजा साहब ने नहीं दिया, बाकी कौन देगा? और देखें, सियासतदान की मौत है उससे इस्तीफा लेना, और वो भी जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, और इस्तीफे जो होते हैं वो खेल नहीं होता। और जहां तक पावर शो की बात है तो मैं कह पाता हूँ कि कोई इस तरह की शोज वगैरह से कोई पावर नहीं शो होती। इससे आपकी कमजोरी शो होती है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट अदारे या आपका अदालतें जो है वो आपको बुलाएं और आप अदालतों को सदरूप करें। ये इनके बाप ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, इन्होंने नैब के ऊपर हमला कर दिया। ये तो वही जो है उल्टी गंगा दोबारा बहाने की सोच रहे हैं, और ये गलत चीजें जो है मुआशरे के अंदर पैदा करें। कल को हर चोर चक्का कातिल डकैत डाकू जो है वो खड़ा होकर कह दे कि मैंने जज को नहीं मैं मानता, तो ये नहीं, इस तरह थोड़ी काम चलते हैं, स्टेट्स इस तरह थोड़ी चलती हैं। अमेरिका ने ऐसी लोगों के लिए ना गुआंतानामो बे बनाया था, उनका नहीं ट्राई करना अपने पास, वहां अंदर डाल के रखो तबीयत साफ करो। तो ये आप ऐसा ना करें। मैं आपको बताऊं कि ये मेरे हिसाब से तो मरियम बीबी को इतनी हमें डिस्कस भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद तो अपना इनका डाउन हो रहा है ग्राफ, पीडीएम को ये डाउन कर रही है। मुबश्शिर लुकमान साहब, जब हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि रियासत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए, चाहे आप रेंजर्स लगाएं, पुलिस को बुलाएं, फौज बुलाएं, ये आपका काम है, तो ऐसे वक्त में, ऐसे फैसले के बाद जब तमाम तर तैयारियां हो गई थी, वहां पर इस पेशी की मनसूखी को किस नजर से देखते हैं? मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच के की गई है, लेकिन उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि रोज रोज इनके लिए लोगों को जमा करना आसान नहीं है। और तो अगर चंद दिन के गैप के बाद आ जाती हैं तो उसमें एक ड्रामा है ना। देखें जी, जहां पे रेड जोन डिक्लेयर हो गया वहां तक तो इनके बंदे नहीं आ सकते, मैं बता दूं, वो इफेक्टिवली रोक लेंगे। उससे पहले आते हुए किसी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारें, कुछ करें, ये वो उन चीजों से उन्होंने बचाया। और ये कानून का तो एहतराम करते ही नहीं है, इनका पूरा खानदान कभी कानून का एहतराम नहीं करता। झूठों से इनकी सियासी जिंदगी जो है भरी हुई है। ये वही कैलेबरी क्वीन है ना, कहती थी मेरी पाकिस्तान के लंदन क्या पाकिस्तान में भी करनी है, फिर 1 बिलियन असासे भी आ गए, फिर और हो गया। फिर इसी तरह WW कहते थे कि वो घर हमारा नहीं है, तो फ्लैट अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है, दूसरे ने कहा नहीं वो है, वो बाजी उसकी चेयरपर्सन है। आप पूरा उठा के देख लें, एक के बाद एक गलत बयानी, एक के बाद एक गलत बयानी, और मुल्क और कौम को इन्होंने हिजान में डाला, परेशान किया हुआ है। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास दवाइयों के पैसे नहीं है, लोगों के पास बच्चों के स्कूलों के पैसे नहीं है, किराए देने के लिए पैसे नहीं है। और ये जमहूरियत खेल रहे हैं। और जमहूरियत वही है कि जिसमें ये या अब्बा हजूर जो है वो खलीफा वक्त हो या बादशाह वक्त हो, और बाकी सारी राया हो। वैसे साहब, आपको लॉन्ग मार्च होता नजर आ रहा है रमजान के बाद, रमजान में, रमजान से पहले? नहीं सर, मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा है कि आपको पता है, मुझे पता है रमजान के बाद गर्मियां कितनी हैं, और इन गर्मियों में लॉन्ग मार्च करना वो कोई आसान काम नहीं है। ये अगर लॉन्ग मार्च करना भी है तो ये सितंबर अक्टूबर में किया, उससे पहले बहुत मुश्किल है। तो क्या सितंबर अक्टूबर में आपको इत्तेहाद नजर आता है? पीडीएम सितंबर अक्टूबर तक रहेगी? पीडीएम जो है वो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए 2 जमातें जो है मौलाना फजल रहमान की और मियां नवाज शरीफ साहब की, उनका तो एंटी गवर्नमेंट इत्तेहाद है। और राना साहब, मैं आपको एक ब्रेक करूं कि आप ये देखें कि कितने गैर मुल्की लोग जो है पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, अमेरिका के लोग कर रहे हैं, और ममालिक के लोग कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज के लोग कर रहे हैं।
सडनली पाकिस्तान एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया। आप देखें अमेरिकन सफीर हमजा शहबाज को मिलने जाते हैं, उनसे बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस हो रही है, अगले इलेक्शन डिस्कस हो रहे हैं जो 2.5 साल दूर है अभी, और उसकी प्रेस रिलीज जारी होती है। इसका मतलब है कि बहुत सी फोर्सेस जो हैं वो बाहर से पीडीएम के अंदर दिलचस्पी रखती हैं। ये भी हमें पता है कि पीडीएम के अंदर पैसा भी आया, बाहर से सब कुछ आया। अब कोई डायरेक्शन इनको नहीं मिलती है या मिल रही है तो उसमें डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो खेल है कि हम इस्तीफे दे देंगे तो ये कर देंगे, इन तेलों में तो तेल नहीं। मुबशर लुकमान साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो अहकामात दिए गए हैं, इससे आपको क्या लगता है कि कितनी बेहतरी आएगी इदारों के हवाले से और पंजाब हुकूमत कितनी मुश्किल में पड़ सकती है? देखें, सबसे बड़ी बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला दिया है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है आम इंसान की, आम सिटीजन की, और वो चाहे थोड़ी देर के लिए आएंगे या थोड़े दिनों के लिए आएंगे, इससे कता नजर इसके आप अगर बल्दियाती इदारे आपके होते हैं तो आम आदमी की दादरसी होती रहती है और उसके रोजमर्रा के जो मसाइल हैं वो हल होते हैं। तो इस फैसले के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को हमें सैल्यूट करना चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए। मुबशर साहब, आज बड़ी तनकीद कर रही है, मरियम ने भी तनकीद की कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने SOPs की खिलाफ वर्जी की है, कोरोना SOPs की। तो आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की है? मैं समझता हूँ कि देखिए, मैंने अभी काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वफाकी काबीना के लोगों से, मैं इस्लामाबाद में हूँ और बहुत लोगों से हुई है मेरी मुलाकात अभी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्योंकि इमरान खान को आज से नहीं बहुत सालों से जानता हूँ, इमरान खान ने कभी सोचा ही नहीं उसकी कोई तस्वीर उतार रहा है या नहीं उतार रहा है, उसकी तस्वीर उतरे ना उतरे, उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसका इशू नहीं है। ये उसके अपनी मीडिया टीम में किसी अपना चैंपियन ने टार्जन बनने की कोशिश की, उसने वो तस्वीर उतरवाई और फिर शिबली फराज ने उसको ट्वीट कर दिया। ये मीडिया टीम की मिस हैंडलिंग है। मेरा नहीं ख्याल और कोई उससे ज्यादा देखने की जरूरत है। ये भी अप्रिशिएट कर लें राना साहब कि एक प्राइम मिनिस्टर है, वो इतनी यानी ऐसी बीमारी में मुब्तला है, उसके बावजूद अपना सरकारी काम उसने जारी रखा हुआ है। तो ये भी उसको क्रेडिट दे दे कि वो इस बहाने छुट्टियां भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। और ये एक बेवकूफ़ी है उसकी मीडिया टीम में किसी की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि और भी लोगों की मुलाकात वगैरह होती रहती है वक्तन फवक्तन से और काफ़ी डिस्टेंस के साथ होती है, विच इज़ फाइन। तो वो SOPs की तो मुखालफत नहीं है, मास्क भी पहने हुए और डिस्टेंस पे भी आटा छोड़ के और से ज़्यादा क्या करे। लेकिन यह है कि अगर मिलते तो खुले जगह पे मिलते, या फिर ये तस्वीर ना जाती, वो तस्वीर जाना जो है वो उसका कोई डिफेंस नहीं। सही। लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश नहीं है तस्वीरें, ये जो अपना कद बड़ा करना चाहते हैं उसके साथ तस्वीरें देखी उनकी ख्वाहिश है। यानी तस्वीर के एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, उसके दूसरे पहलू पर भी नजर रखनी चाहिए और उस पर भी राय देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जब नायब का एलामिया जारी हुआ तो उसके बाद फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM में मुत्तहिद रहने के लिए रवाबित कितने बढ़ाएगी, मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया किस हद तक मजबूत होगा और आसिफ अली जरदारी साहब से अगर ताल्लुक बहाल रखना है तो किन शराइत पर रखा जाएगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने। बहुत शुक्रिया राना साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना तनवीर साहब, कल की पेशी तो मनसूख हो गई, अब जो प्लान बनाया गया था, जिस तरीके से मार्च करके वहां पर पहुंचना था, वो प्लान क्या अब खत्म हो जाएगा कि कल फिर से शो करने जा रहे हैं? नहीं, अब मेरा ख्याल है जो आने का इकट्ठा होने का पॉइंट है उसमें तो जो लोग जिनको नहीं को पता होगा या कुछ ऐसा सिलसिला होगा, क्योंकि जज्बाती वर्कर होते हैं वो पहुंच जाएं। बाकी नैब में अब जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वहाँ तो मनसूख कर दिया उन्होंने पेशी। और मैं समझता हूँ उन्होंने कोई होश के नाखन लिए हैं कि इस तरह के जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं वो अंदर से तो बंदा कमजोर होता है ना, करने वाला इंतकामी कार्रवाइयाँ, उसको तो पता होता है ये सारा जो फसाद है हमने क्रिएट किया हुआ है। तो अब तो मेरा ख्याल है
नैब के जितने भी एक्शन है उसका लोगों को पता है कि है ये चीज क्या, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है या पॉलिटिकल एंगल से सारा कुछ हो रहा है, विक्टिमाइजेशन है। तो मैं समझता हूँ अब तो ये खाली खुली काम है, कितनी देर इस तरह सुप्रेस करेंगे, कितनी दफा इससे हुकूमत चलाएंगे। हुकूमत चलती है परफॉर्मेंस से, हुकूमत चलती है डिलीवरेंस से, हुकूमत चलती है गुड गवर्नेंस से। तो अभी तो जो हाल हुआ है आपको पता ही है, 2.5 साल में मेरा पाकिस्तान के जो लोग हैं चीख रहे हैं, या स्टेट भी वो मैं समझता हूँ उस हालत में नहीं है जिस हालत में होना चाहिए। राणा साहब, आज मरीम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि पीडीएम के उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल जो पीडीएम की मीटिंग में हुआ था वो आज़म नज़ीर तारड़ जो है अपोजिशन लीडर होंगे सेनेट के अंदर। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर राज़ी हो गई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक असूली बात है कि राणा साहब आप भी समझते हैं, जब पीडीएम की मीटिंग हुई तो वहाँ पे जब ये स्लॉट सामने आई कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है, तो एक स्लॉट ये है कि हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन हो। अगर नॉर्मली अगर ये चीजें ना होती तो वो उनका बंदा चेयरमैन होता तो डेफिनेटली फिर हम जो पीपल्स पार्टी जो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है उसके लिए कंसिडरेशन थी। लेकिन अब खुद फैसला किया बैठकर इन्होंने कि चेयरमैन के जो स्लॉट है चेयरमैनशिप की वो पीपल्स पार्टी ने ले ली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, और डिप्टी चेयरमैन ही कर ली JUI ने गफूर आजमी साहब के लिए। तो सब ने ये कहा कि जो तीसरी पोजीशन है लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस में वो PMLN की होगी। PMLN ने फैसला किया कि हमारे पास जो एक बेहतर शख्स है वो आज़म नज़ीर तारड़ है, उसको नॉमिनेट कर दिया। तो अब उस पर मेरा हाल बैकआउट करना कोई मॉरली पॉलिटिकली। लेकिन राणा साहब, पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं का मौकिफ ये है कि जब हम एक इलेक्शन में गए वहां से नाकामी का सामना करना पड़ा तो फिर फैसले कुछ तब्दील भी किए जा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि नून लीग के पास पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर का ओहदा है तो फिर सेनेट में मेजॉरिटी हमारी है, फिर हमें दे देना चाहिए जब हमें चेयरमैनशिप नहीं मिली। तो देखिए, होता तो ये है ना कि मैं अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो फील्ड की पॉलिटिक्स है उसमें हम ये काम करते रहते हैं लोकल पार्टीज में और ऊपर नीचे कि ये चीजें जब अलायंस हो, जब हम इकट्ठे हों मुख्तलिफ लोग दड़े तो वो तकसीम करते हैं। तो मसलन एक दफा हमने किसी से किया था कि असेंबली के इलेक्शन हम लड़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट के जो दूसरे लोग थे हमारे साथ एक बड़ा अच्छा खासा दड़ा था, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये तय हो गया। इस तरह यहाँ तय जब चीज हो जाए फिर ये नहीं होता कि कोई हार गया या जीत गया। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट आपने तो दिए, बल्कि वो जीते हुए थे, उनको तो जिस तरह वो हुआ है वो सारा किया है सिलसिला वो आपके सामने ही है। तो मैं समझता हूँ चीज जो तय हो जाए तो उसका मतलब अब JUI वाले भी वो इलेक्शन हार गए गफूर आजमी साहब, तो वो कल को कहेंगे क्योंकि अब मैं हार गया हूँ तो दूसरी चीज मुझे और कोई दे दे। मैं समझ ये तो एक तयशुदा चीज थी। हाँ, अगर कोई उनके ज़हन में ऐसी बात थी बाद में आई है, कोई दोबारा उन्होंने उसको रिकंसिडर किया है या उनके ज़हन में दूसरी को ख्याल आया तो PDM के प्लेटफॉर्म पे जाके बजाय वो अपने घर बैठ के कोई अनाउंसमेंट कर देते जिससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। क्या अभी तक क्या राणा साहब अभी तक पीपल्स पार्टी ने इस पर आपकी रजामंदी का इजहार किया है कि नहीं? हम ये जानना चाहते हैं। मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने किया है। ये तो PDM की जब मीटिंग होगी तो उसमें बात होगी तो वहां पे ये चीज दोबारा जब टेकअप होगी तो फिर वो मेरा हाल है मान जाएंगे उस पर, क्योंकि जब एक असूली बात है, जब एक तयशुदा बात है तो PDM के जब प्लेटफॉर्म पे ये इशू उठाया जाएगा। साहब, PDM बनी थी हुकूमत को गिराने के लिए, PDM बनी थी कि एक मुतहिदा अपोजिशन, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे आपस में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। इस्तीफों के मामले पे तकसीम हो गई या अपोजिशन लीडर के मामले पे आके फड्डा पड़ गया। तो आप क्या समझते हैं जो एक बड़ा मकसद था आपका वो छोटे छोटे मकसदों की नजर नहीं हो गया, इख्तलाफात की नजर नहीं हो गया? इख्तलाफात की नजर तो अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ कि छोटे छोटे जो चीजें उनको हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए बड़े मकसद के लिए। और बड़े मकसद के लिए PMLN ने हमेशा अपनी स्पेस से कम वहाँ पे जो भी शेयर है हमने लिया है। आपने देखा होगा कि हमने हमेशा सेक्रीफाइस किया है।
हमेशा हमने कोशिश की है कि ये तमाम जमातें जो हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि मिशन जो है वो बहुत बड़ा है। मिशन ये है कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। मिशन ये है कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको, सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत करना है। जो जमहूरी इदारे हैं उनको मजबूत करना है, जो इस वक्त बिल्कुल डिसफंक्शनल हुए हैं पार्लियामेंट और अंडरमाइन किया हुआ है। तो जमहूरी कदरें जो है वो पामाल की जा रही हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि तारीख में पहली दफा इधर पंजाब असम्बली में रूल्स रेगुलेशन को नहीं किया जा रहा, फॉलो नहीं किया जा रहा। राणा साहब, इस्तीफों के मामले पे आप क्या समझते हैं कि इस्तीफे दे दिए जाएंगे, इस्तीफों का वक्त आएगा या 5 साल तक इसी तरह चलता रहेगा? मेरा अपना ख्याल है राणा साहब के लॉन्ग मार्च पे अगर उनको कोई रिजर्वेशन थी पीपल्स पार्टी को, तो मैं लॉन्ग मार्च जरूर कर लेना चाहिए था। 26 तारीख को एक ऐलान किया हुआ था, हमें आगे बढ़ना चाहिए था, और जो भी कदम जमहूरियत की जदोजहद के लिए हम उठाएंगे उसका असर जरूर पड़ेगा। वो एक तारीखी जरूर जो तारीखी एक वो कुछ छोड़ जाते हैं अपने नक्श तारीख में, तो हुकूमत को भी जरूर दंड पड़ता है। लेकिन अगर वो इस्तीफे आगे लेके जाना, पीपल्स पार्टी को उस वक्त बेहतर फैसला करना चाहिए था, लेकिन दूसरी जानिब से राय भी यही है कि सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे डाला गया है। लेकिन ये पीडीएम हो सकता है सोच विचार के बाद इस वक्त से, इस कड़े वक्त से बाहर निकला है। बहुत शुक्रिया रणवीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आजकल एक जुमला और एक मौजू ज़ेर बहस है और ज़बान ज़द-ए-आम भी है कि क्या पाक भारत ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आने वाली है? क्या ये जो सीज़ फायर है ये सीज़ फायर ही रहेगा या दोनों जानिब से फिर कभी हमला हो जाएगा? भारत, अगर हम अमन की ख्वाहिश जो हमारी है उसे कमज़ोरी ना समझा जाए, ये हमारा बयानिया है, तो क्या भारत की जानिब से इसकी तकलीद की जाएगी, इसकी तायीद की जाएगी? आज जैसे कि हमारे यौम पाकिस्तान के मौके पर जो परेड होना थी 23 को, वो आज 25 के दिन हुई, तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह पैगाम दिया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अगर अमन की ख्वाहिश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे ही हमारे साथ हाथ मिलाया जाए तो वो बेहतर होगा। तो इसी को लेकर आने वाले दिनों में जो सियासी ताल्लुकात हैं और खित्ते की सूरत हाल है वो किस हद तक मुस्तहकम हो सकती है और किस हद तक बेहतर हो सकती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, पाक भारत जो ताल्लुकात थे वो कशीदा हो चुके थे पिछले कुछ सालों में, अब आके अगर उसमें कोई नरमी आती है तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के बारे में हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी भारत तायीद करेगा या फिर बात किसी और तरफ लेकर जाएगा? बहुत शुक्रिया। पहले तो आप खुद कह रहे हैं कि, और दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था और वो कश्मीर पर मेनली था। कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसके मतलब था, जो उन्होंने 370 एब्रोगेट किया, 35 से एब्रोगेट किया, उसके मतलब था। तो क्या वो तब्दील होने जा रहा है? अगर वो तब्दील होने नहीं जा रहा तो क्या हम यकतरफा तब्दीली हमारी तरफ से हो रही है? तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों बातें ही बहुत मुश्किल हैं। आज जो सदर ममलकत ने तकरीर की, मेरा ख्याल उन्होंने वो इबहाम दूर कर दिया जो शायद नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान थोड़ा सा पैदा हुआ था। हालांकि वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कहा था कि बातचीत की जो एक शर्त है वो ये है कि 370 जो है उसको रिइंस्टेट किया जाए, उसके बाद बातचीत होगी। गो के ये कहा गया वहाँ पर कि कश्मीर पे बातचीत पर अगर रजामंद हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि कश्मीर पहले रिजॉल्व हो, हम बाकी चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं छोटी छोटी, उससे पहले ये बात ज़रूर थी। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में जो बात सिलसिला चल रहा है ये बड़ा अच्छा है, हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और हमेशा पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि अमन की बात हो, अमन को साथ लेकर चले और दहशतगर्दी की हमेशा मुखालफत किया जाए, कि भारत पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी करवाता है, दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है। इस सारे मामलात में आप क्या देख रहे हैं कि पाक भारत ताल्लुकात जो हित्ते में मुआशी तरक्की में कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, मतलब ये तो एक बिल्कुल आम फहम बात है। लेकिन ये है कि किस कीमत पर हमें ये देखना है कि हमारा क्या स्टांस गलत है या स्टांस कमज़ोर है या कोई उसमें ऐसा सुकम है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि जो एक बहस चली है
जो वजह नज़ा बनी है वो आर्मी चीफ का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम माजी को दफन करें और आगे चलें। तो मेरा ख्याल, मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने इमरान खान साहब की तकरीर भी सुनी। उनका मकसद ये हरगिज़ नहीं था जो ट्विस्ट दी जा रही है, क्योंकि बाद में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कश्मीर का मसला UN की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल वो मिसट्रस्ट और वो बिटरनेस जो मौजूद है दोनों मुल्कों में, जिसकी मौजूदगी में कुछ भी आगे नहीं चल सकता, उसका जिक्र था। ना तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियाँ और पाकिस्तानियों की कुर्बानियों को खुदा न खास्ता भूल जाएं, ना उन्होंने ये कहा कि हम तारीख को भूल जाएं जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं। तो इसको इस तनाज़ुर में देखना चाहिए। उन्होंने एक और कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक हाथ बढ़ाया है पीस का, और उसकी मेरे ख्याल मेन वजह ये होगी ताकि दुनिया को पता चले कि किस तरफ से रिस्पांस नहीं है। गो कि थोड़ी सी रिस्पांस आई है हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बातचीत आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है जब तक कि कश्मीरियों पर जुल्म बंद ना हो और कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो। ठीक है, भारतीय वज़ीर आज़म खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान ने भी उसका खैर मकदम किया है, लेकिन कश्मीर के इशू के बगैर हम किस तरह ताल्लुकात निभा पाएंगे? अगर खित्ते का भी प्रेशर आ जाए, खित्ते के बड़े ममालिक का भी प्रेशर आ जाए, तो वो एक नुक्ता हम साइड पे करके किस तरह ताल्लुकात को आगे फरोग दे सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि तकरीबन नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन मैं नहीं कह रहा, तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पहले आपको पता है कि इस किस्म की काविशें हो चुकी हैं जिसमें कश्मीर का हल किसी और तरीके से UN सिक्योरिटी काउंसिल का फार्मूला है उसके अलावा कोई निकाला गया तो कोई मिला जुला रद्द अमल था। हो सकता है उस तरह की कोई बात हो रही हो, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं। लेकिन हमें पता है, आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान खुद तो ये नहीं हो सकता कि जो सीज फायर हुआ है और ये जो अच्छी बातचीत हुई है इन्होंने खुद इनके दिल में आया हो या आपस की बात से हुआ हो। ज़रूर किसी का इसके पीछे हाथ है और ज़्यादा इम्कान है कि अमेरिका का हाथ है। और अगर आप मेरा तजज़िया सुने तो वो ये है, अमेरिका भारत को रिलीफ देना चाहता है इस सिलसिले में, क्योंकि उन्होंने चीन से मार खाई, पाकिस्तान से मार खाई, मकबूजा कश्मीर उनके कंट्रोल में नहीं है। जो फार्मर्स की तहरीक है वो वहाँ पर जैसे चल रही है तो बुरा हाल है उनका मोराल बिल्कुल डाउन है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक एश्योरेंस पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को देना चाह रहे हैं कि आपके साथ आप फिक्र न करें, कोई चीज़ एक्सप्लॉइट नहीं होगी और अमन ही की बात होगी, और पाकिस्तान ने अमन की बात की है। मेरा तो ये तज्जिया ये टेम्परेरी है, जो ही हिंदुस्तान के मसाइल ख़त्म होंगे बात वहीं पर ज़ीरो पर आ जाएगी। जना साहब, कश्मीर को हम भूल नहीं सकते, कश्मीरियों को हम छोड़ नहीं सकते। कश्मीर ये के अंदर हर शख्स की ज़ुबान पर पाकिस्तान का नाम है और पाकिस्तान के परचम में लिपटते हैं वो अपनी, जब शहादत उनकी होती है जी। तो हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो भी, पाकिस्तान के फ़ौज पाकिस्तान भी कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आप क्या समझते हैं, क्या हम कश्मीर के मामले पे जो भी इंटरनेशनल कुफ्ते हैं ये भारत को एक मेज़ पर टेबल पे ला सकती हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे ला सकती हैं? क्या ये हो सकता है कि मुज़ाकरात का सिलसिला कश्मीर के मामले पे चल जाए? जी देखें, हो तो सकता है, नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और ख़ासकर अगर मुनासिब प्रेशर आए दुनिया का तो मेरा ख्याल ये हो सकता है। और मेरा ख्याल है पहला स्टेप जो हमारे ज़हन में होना चाहिए, और यही मेरा ख्याल हमारी लीडरशिप सोच रही है, कि फ़ौरी तौर पर कश्मीरियों पर जो जुल्म और सितम है उसको फ़ौरी तौर पर बंद होना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई टेम्परेरी फेज में जाना पड़े, कोई हमें एक टेम्परेरी बयानिया देना पड़े, मेरा ख्याल उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कश्मीरियों पर एक दफ़ा ये जो एक मुसीबत आई हुई है वो किसी तरीके से दूर हो जाए, उसके बाद फिर बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बाद में देखा जाएगा। तो ये नहीं है कि मुमकिन नहीं है, दुनिया में हर चीज़ मुमकिन होती है बशर्ते के तरीक़ेकार ठीक हो। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो इतना लंबा काविश है, ख़ासकर फॉरेन ऑफिस की, और जो उन्होंने बार बार अमन की बात की है, लगता है कि उसके कुछ पॉजिटिव नतायज जो हैं वो आ रहे हैं, और ये आएंगे। साफ ज़रा भारत पर प्रेशर की वजह से, और भारत पर प्रेशर अगर होगा तो अमेरिका का होगा, अमेरिका का अगर प्रेशर होगा तो इसलिए होगा कि उसने पाकिस्तान से काम लेना है, और पाकिस्तान से उसने अफगानिस्तान में काम लेना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं, इतनी सिंपल नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास भी एक लीवरेज है जिसका मेरा ख्याल फ़ायदा उठाकर वो इस किस्म के, चाहे टेम्परेरी एक रिलीफ हो
कश्मीरियों के लिए, उसके लिए वो काविश कर रहे हैं और कोशिश हैं। जनरल साहब, भारतीय हुकूमत जो ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिशमंद है, उसकी वजह आपको क्या लगती है? वो डोजियर जो हमने जमा करवाया जिसकी वजह से उसे हजीमत का सामना उठाना पड़ा, या फिर उसने अपनी सरहदों पे जो 4 महाज खोल रखे हैं मुख्तलिफ जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उसकी वजह से वो इस वक्त बेर नहीं कर पा रहा और हालात को बेहतर करने की तरफ गामजन है? जी, मेरा तो ख्याल है कि ये तो बातें हैं ज़रूर, लेकिन ये इतने पैसे प्रेशर नहीं है जिसकी वजह से उसने अपना रवैया तब्दील किया हो। रवैया तब्दील करने की 2 ही वजूहत है मेरे ज़हन में। एक तो कोई बैरूनी प्रेशर है और वो काफ़ी सख्त है, और उसके जो वजूहत हैं वो मैंने पहले बता दी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत कमज़ोर है अपने अंदरूनी हालात के पेश नज़र। मैंने पहले जिक्र कर दिया कि क्यों कमज़ोर है। चीन की बात की मैंने, पाकिस्तान की बात की, कश्मीर की बात की, उनके अपने अंदर की बात की। तो शायद अमेरिका हिंदुस्तान को रिलीफ देने के लिए ये कदम उठा रहा है, लेकिन अगर इसी सिलसिले में कश्मीरियों को भी रिलीफ मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा गिव एंड टेक होगा। जनरल साहब, आज सिखों ने दोबारा नए सिरे से तहरीक शुरू करने का भी ऐलान कर दिया भारत के अंदर, और भारत के अंदर जो एक रिपोर्ट हुई है, जो भारतीय इदारों ने रिपोर्ट की है, कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सिखों की तहरीक ख़त्म ना हुई तो भारत मुआशी तौर पर बिल्कुल तबाही के दहाने पे चले जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, ये भी वजूहात हैं? देखिए, ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई तहरीक हिंदुस्तान में हो तो पाकिस्तान के पास ये अहलियत है कि उसको एक्सप्लॉइट करे, गो कि अभी तक हमने नहीं किया। आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर फार्मर्स की तहरीक चल रही है, ना तो हमारे मीडिया ने उसको इस तरीके से किया जितना वो, जब हमारा कोई जलसा होता है पीडीएम का, जब कोई यहाँ बात होती है फौज के खिलाफ, जिस तरीके से उनका मीडिया उठाता है उसको एक्सप्लॉइट करता है, हमने नहीं किया है। हमने मेरे ख्याल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी किसी भी तरीके से सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है, कि पाकिस्तान को कश्मीरियों की जो फिजिकल मदद करनी चाहिए थी, जो कि यूएन के आर्टिकल्स जिसकी इजाज़त देते हैं कि जब ऑक्यूपाइड लोग हों तो उनकी मदद की जा सकती है, वो भी हमने नहीं की। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो बहुत सब्र और पीस का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर अब भी हिंदुस्तान का रवैया ना बदला तो पाकिस्तान को ये पूरा हक हासिल है वो सब कुछ करे हिंदुस्तान के साथ जो उसने हमारे साथ किया है। और मैं कलभूषण की बात कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ जो भारत ने की है। तो हमने अभी तक मेरा ख्याल लिहाज किया है जो मैं उसके हक में नहीं हूँ, और अगर हिंदुस्तान का रवैया ना बदला तो मेरा ख्याल हमें हर लिहाज को बाला ताक रखकर जो कुछ उनके साथ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अब मौका है और ये वक्त है कि अगर हम अमन के लिए कदम बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें वैसा ही मुस्बत जवाब दिया जाए, लेकिन अगर फिर से माजी को दोहराया गया तो सख्त से सख्त जवाब देना हमारा हक बनता है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।